Welcome all the students in this session। और आज हम आप लोग जो पूछे थे टॉपिक, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो इस चैप्टर में कुछ डाउट पूछा गया है। सरफेस टेंशन को आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप एस या टी से इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन है नहीं, इसमें और बाकी टॉपिक है, लेकिन पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज a property of liquid by virtue of it occupies minimum surface area। तो लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जो अपने एरिया को कम से कम करने की कोशिश करे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो और एक बात और है कि सरफेस टेंशन लिक्विड जब रेस्ट में हो तो पूरे लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी जब ये रेस्ट में है, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ते हैं। यदि हम सरफेस टेंशन में फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को कंसीडर करें और इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो ये इमेजिनरी लाइन पर टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है और ये टेंजेंशियल फोर्स इक्वल और अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। लेकिन ये फ्री सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, तो ये फोर्स इस इमेजिनरी सरफेस पर जो काम किया, टेंजेंशियल फोर्स 90 डिग्री, सो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। टेंजेंशियल फोर्स drawn on free surface of liquid per unit length is called surface tension। इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। तो हम लोग सरफेस टेंशन को जानेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी को आप समझें। जैसे रेन ड्रॉप, वाई रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल, तो कहेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इस बात को कहना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट ऑक्युपाइड मिनिमम सरफेस एरिया, सो लिक्विड ड्रॉप बिकम्स स्फेरिकल बिकॉज इट ऑक्युपाइड मिनिमम सरफेस एरिया, सो इट ऑब्टेन स्फेरिकल शेप। जैसे आप कहेंगे कि अगर हम पेंटिंग ब्रश को, शेविंग ब्रश को लिक्विड के अंदर डालें और लिक्विड से बाहर निकालें, तो उसके जितने भी फाइबर्स होते हैं लिक्विड के अंदर तो स्प्रेडेड होते हैं, लेकिन जैसे ही एयर में हम ले जाते हैं उस फाइबर के बीच जो फिल्म बना, जो मेम्ब्रेन बना, वो चाहेगा अपने एरिया को कम करना। वो जो एरिया को कम करना चाहा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और इसके कारण सारे फाइबर्स एयर में आने के बाद एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की होगी। तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर दिए, इसका ऐसा यूनिट होगा। कुछ एग्जाम्पल, शेविंग ब्रश, पेंटिंग ब्रश का रेन ड्रॉप स्फेरिकल है। तो इस तरह से सरफेस टेंशन को आप डिफाइन किए। अब नेक्स्ट आप पूछे हमसे कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। कैपिलरी ट्यूब, इस पूरे चैप्टर में हम लोग कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटली थोड़ा हम बड़ा ही फिगर बना रहे हैं। ये एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब को एक सर्टेन पॉइंट पर हीट करते हैं, ये बर्नर से हम हीट कर रहे हैं, और जब ये जस्ट अबाउट टू मेल्ट आपको समझ में आए, दिखाई दे कि अब ये मेल्ट कर जाएगा, लाइटली स्मूथली इस ट्यूब को स्ट्रेच करते हैं। जब स्ट्रेच करेंगे तो एक
एक नैरो सेक्शन बनेगा। ये नैरो सेक्शन है, देखिए यहाँ का एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ज़्यादा है, यहाँ का कम है, यहाँ का कम है, तो ये डिक्रीज होता गया। लेकिन एक सर्टेन पोर्शन जिसका एरिया यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, इस ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी ट्यूब? इट इज ए फाइन बोर of a glass tube whose area of throughout area of cross section becomes uniform, जिसका throughout area of cross section uniform हो और ये fine bore का है, this tube is called capillary tube. So capillary tube में क्या प्रॉपर्टी हो गई कि इसका area of cross section काफ़ी कम होगा और ये पूरा area of cross section पूरे ट्यूब का यूनिफॉर्म होगा। ऐसे ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन इतना कम होगा कि माइक्रोस्कोप से हम इस एरिया ऑफ प्रोसेक्शन को डिटरमिन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कैपिलरी ट्यूब को। अब नेक्स्ट आपका डाउट था कैपिलरिटी क्या होगा। कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी को समझने के लिए हम लोग दो फिगर बनाते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब है, थोड़ा वाइड, एग्जाम में भी आप ट्यूब कैपिलरी ट्यूब लिखेंगे थोड़ा, लेकिन वाइड बनाएंगे। होता तो है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का माइक्रोस्कोपिक डायमीटर का ये होता है, फिर भी फिगर तो माइक्रोस्कोपिक बनाएंगे नहीं। तो ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब को एक कंटेनर में रखें। इस कंटेनर में लिक्विड है, हम अभी समझाएंगे आपको, लेकिन आप समझें इस बात को कि इसका जो फ्री सरफेस है वो कनकेव है। क्यों कनकेव है हम बताएंगे। तो देखा गया कि ये लिक्विड इसके अंदर राइज करना शुरू किया और इसका फ्री सरफेस फिर कनकेव हुआ। ये भी क्वेश्चन आप पूछे हैं हमसे, हम बता रहे हैं तुरंत इसको। यदि हम फिर उसी कैपिलरी ट्यूब को एक ऐसे कंटेनर में रखें जिसमें मरकरी रखा हुआ है, इसका सरफेस कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स बनाए, ये कनकेव है, तो इस तरह से ये मरकरी है। तो मरकरी में जब इसको डालते हैं तो इस हाइट, ये तो नॉर्मल हाइट है इसका, लेकिन देखा गया कि मरकरी इस ट्यूब के अंदर अपने लेवल से नीचे चला गया, इसमें अपने लेवल से ऊपर गया। ये इसका लेवल था, इस लेवल से ये ऊपर गया और इसमें ये इस लेवल से ये नीचे गया। तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जो फोर्स इस लिक्विड को इस कैपिलरी ट्यूब में राइज किया या इस कैपिलरी ट्यूब में इसको फॉल किया। सो कैपिलरिटी इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू व्हिच लिक्विड राइज और फॉल इन ए कैपिलरी ट्यूब। Liquid rise or fall in a capillary tube, this phenomena is called capillarity. So capillarity is a force due to which liquid rise or fall in a capillary tube. ये capillarity हुआ। अब कैपिलरी एक्शन है, आप जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यदि हम ब्लॉटिंग पेपर है, नाम सुने होंगे ब्लॉटिंग पेपर का, उस ब्लॉटिंग पेपर और इंक पेपर पर सरफेस पर इंक स्प्रेड कर गया, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्यों एब्जॉर्ब करता है? इट इज कैपिलरी एक्शन। इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। उस ब्लॉटिंग पेपर में जो फाइन पोर्स है वो उस इंक को एब्जॉर्ब किया और राइज कर लिया, और वो जो इंक जहाँ स्प्रेडेड था अब वो इंक वहाँ पर सूखा हुआ है, इंक स्प्रेडेड हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। जैसे आप किसी लॉन्ग थ्रेड को वायल के अंदर डालते हैं तो वायल का लेवल कम ही हो, लेकिन वो थ्रेड के पोर्स उस वायल को एब्जॉर्ब करते हैं और राइज कर लेता है। तो राइजिंग ऑफ वायल इन ए थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरिटी। तो कैपिलरी एक्शन हुआ, इसको कहते हैं, और ये कैपिलरिटी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है
जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पूछे, शेप ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, शेप ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो इस टॉपिक में सरफेस टेंशन का पहला पॉइंट था, आप लोग पूछे नहीं हैं। आप जानते हैं कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि कोहेसिव फोर्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच, और एडहेसिव फोर्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। दोनों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, हम इसका काम यहाँ करेंगे। जैसे देखिए कि ये लिक्विड का शेप कैसा होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, ध्यान देना है आपको। और इस कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में हम डाले हैं, और इस लिक्विड में तो लिक्विड राइज किया, और राइज करके इस पॉइंट तक आया। अभी हम शेप नहीं बना रहे हैं, इस पॉइंट तक आया तो इस P पॉइंट पर हम उस लिक्विड जो इस कंटेनर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हुआ है, हम उस लिक्विड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मानते हैं कि इस लिक्विड मॉलिक्यूल का वेट मास m है, तो इसका वेट क्या होगा, mg होगा। और एक फोर्स काम करेगा जो आपको मालूम है, इसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ये इस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि लिक्विड इसके अंदर है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स, कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इधर। और एक फोर्स ऑफ एक कोहेसिव फोर्स काम करेगा। ये कोहेसिव फोर्स है, ये 45 डिग्री एंगल पर ही है। क्यों है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स और इस डायरेक्शन में दो इक्वल फोर्स काम कर रहा है। जब दो फोर्स इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 45 डिग्री एंगल पर होता है। तो ये 45 डिग्री एंगल पर कोहेसिव फोर्स है। अब आप देखेंगे इस Fc का हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, पहले से भी जानते होंगे। ये Fc है तो ये बेस होगा, ये Fc cos 45 डिग्री और ये Fc sin 45 डिग्री। इस तरह इस Fc कोहेसिव फोर्स का दो कंपोनेंट हुआ, Fc cos 45, Fc sin 45। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नोट है इस टॉपिक के लिए, उसको आप देखें। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एडजस्ट्स itself at right angle to the resultant force। ये सबसे हम जैसा महसूस करते हैं कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आप वीडियो में बार बार देखिएगा। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड adjusts itself at right angle to the resultant force। अभी समझ में बात नहीं आई। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास अभी कितने फोर्स हैं। एडहेसिव फोर्स Fc cos 45, वैसे तीन फोर्स एडहेसिव, कोहेसिव और वेट ऑफ मॉलिक्यूल है। इस Fc को हम दो भाग में बांट दिए, कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल दिए। अब बताइए आप कि हम यहां तीन बात हो सकती है। क्या तीन बात होगी। पहला, यदि हम Fa और Fc sin 45 को बराबर कर ले, कहें कि एडहेसिव फोर्स एंड ए कंपोनेंट ऑफ कोहेसिव फोर्स जस्ट अपोजिट टू एडहेसिव फोर्स बोथ आर इक्वल, तो बताइए कि ये दोनों फोर्स
कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम। एक ही लाइन पर दोनों है, और अगर ऐसा होता है दोनों इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, अब हमारे पास कितने फोर्स बच गए? FC cos 45 और mg। बताइए, ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हुआ? नेट फोर्स हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स, ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स FA प्लस FC साइन 45 मतलब FC बाई √2, ये रिजल्टेंट फोर्स है। और ये रिजल्टेंट फोर्स, अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पर? राइट एंगल पर, तो हम इस रिजल्टेंट फोर्स से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो बताइए, तो इस रिजल्टेंट फोर्स से ये 90 डिग्री एंगल हुआ ना? फ्री सरफेस उसी एंगल पर होगा। देखिए, ये फ्री सरफेस उसी एंगल पर होगा, मतलब ये सरफेस कैसा हुआ? प्लेन सरफेस। तो पहला सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस। शेप ऑफ लिक्विड सरफेस कैसा होगा? प्लेन। कब होगा? इफ एडहेसिव फोर्स एंड FC sin 45 a component of cohesive force, if adhesive force and a component of cohesive force are equal and opposite, then the resultant force is FA plus FC by √2, and this resultant force is vertically downward. So at 90 degree angle there is a free surface, and that free surface must be plane. तो प्लेन सरफेस के लिए ये बात होगी। अब आप सोचिए, प्लेन सरफेस में हम लोग ये काम किए, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम दूसरे एंगल को लेते हैं। पहला था एडहेसिव फोर्स इसके बराबर। अब जब दो है तो यहाँ तीन बात हो सकती है, या तो दोनों फोर्स बराबर हो जाए, या FA बड़ा हो जाए FC sin 45 से, या FA छोटा हो जाए FC sin, बस यही तीन बात हो सकती है। तो पहला तो आप देखें। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरे में कि यदि हम FA को बड़ा कर दें FC sin 45 से, मतलब FC बाई √2 से, यदि हम इसको बड़ा कर दें FC sin 45 FA इज ग्रेटर देन FC बाई √2, तो बताइए कि जब हम बड़ा करते हैं तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? इस फिगर में देखेंगे हम, ध्यान देना है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो अब इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में क्या होगा? FA माइनस FC बाई √2, FA माइनस FC बाई √2, ये रिजल्टेंट फोर्स है। और दूसरा फोर्स तो पहले से हमारे पास ये है, कौन कौन सा? तो mg प्लस FC बाई √2 साइन 45 हो या cos 45 हो। तो देखिए, FA माइनस FC बाई √2 क्यों हुआ ये? क्योंकि ये बड़ा है, ऐसा हम माने हैं। यदि ऐसा हो जाए तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, क्योंकि FA ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में होगा, और ये तो पहले से वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। R इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FA माइनस FC बाई √2 एंड mg प्लस FC बाई √2। अब बताइए, फिर हम यहाँ आते हैं कि इस रिजल्टेंट फोर्स से हम 90 डिग्री एंगल लें, तो बताइए कि ये यहाँ से अगर 90 डिग्री हम लेते हैं तो एक सरफेस ऐसा मिलेगा, और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट को जब मेजर किया जाएगा तो टेंजेंट इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सो फिर से समझेंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, कैसा फ्री सरफेस? कनकेव बनना ही होगा। मान लेते हैं हम प्लेन कहें, तो क्या यह एंगल 90 होगा? नहीं, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। यदि कन्वेक्स कहते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। सो in this condition, when adhesive force is greater than a component of cohesive force, then surface must be concave. सरफेस कनकेव कब होगा? जब एडहेसिव फोर्स एक कंपोनेंट ऑफ कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो वह सरफेस कनकेव होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब हम तीसरा कंडीशन करते हैं, बहुत सिंपल है। तीसरे कंडीशन में क्या होगा, यदि हम इस एडहेसिव फोर्स को कम कर दें, इस एडहेसिव फोर्स को कम कर देते हैं, तो कम जब करेंगे हम, फिर हम एक कैपिलरी ट्यूब बनाए। इसमें पहले से ही mg इधर था और FC/√2 इधर था, और अब एडहेसिव फोर्स छोटा हो गया। एडहेसिव फोर्स जैसे ही छोटा होगा तो FC/√2 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का जो नेट फोर्स है वो FC/√2 माइनस FA हो जाएगा। पहले इधर था तो FA बड़ा था, तो FA माइनस FC/√2। अब FC/√2 ऑलरेडी अंदर की ओर था और ये बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगा। अब देखिए, इस दोनों का रिजल्टेंट निश्चित रूप से ये होगा। अभी ये रिजल्टेंट इधर था, अब ये रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। तो बताइए कि अगर हम जैसा अभी किए थे कि एक कनकेव सरफेस ले लें, तो क्या यह 90 डिग्री होगा? नहीं। अब दिस सरफेस मस्ट बी कन्वेक्स, और तब एक टेंजेंट हम डालेंगे और ये टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है 3 बात हुई, ध्यान देना है। एडहेसिव फोर्स यदि FC cos 45, FC sin 45 जो यहाँ देख रहे हैं, FC sin 45 डिग्री के बराबर हो जाए तो कैसा सरफेस होगा? प्लेन होगा। यदि FA बड़ा हो जाए FC sin 45 से तो कैसा होगा? कनकेव होगा। और FA लेस देन FC sin 45 हो जाए तो ये कैसा सरफेस होगा? कन्वेक्स होगा। इस तरह से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का शेप 3 हुआ। प्लेन, कंडीशन सर बताइए, प्लेन का एग्जांपल प्योर वाटर। जब ग्लास कंटेनर के कांटेक्ट में आता है प्योर वाटर, तो उसका सरफेस प्लेन होता है। और वैसे लिक्विड जैसे टेप वाटर है, सॉल्टी वाटर है, ग्लिसरीन है, या कोई ऐसा लिक्विड अगर हम लेते हैं ग्लास ट्यूब में, तो उसमें एडहेसिव फोर्स बड़ा होगा और निश्चित रूप से वह लिक्विड राइज करेगा। तो जो लिक्विड राइज कर रहा हो कैपिलरी ट्यूब में, उसका फ्री सरफेस कैसा होगा? कनकेव होगा। और एक एग्जांपल है, यदि हम कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डाल देते हैं तो उस कंडीशन में FA लेस देन FC sin 45 होगा। मतलब कोहेसिव फोर्स का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विड को ग्लास के वॉल से अट्रैक्ट नहीं होने देगा, इसलिए वह सरफेस कैसा होगा? कन्वेक्स होगा, और उसमें लिक्विड अपने लेवल से नीचे चला जाएगा। इस तरह से 3 सरफेस है लिक्विड सरफेस के लिए। तो शायद आप समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट इसके बाद भी हो तो आप व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो डाउट होगा इस टॉपिक में फिर हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से शेप ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब है। अब एक लास्ट टॉपिक है, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और फिर पहले एक चीज, एंगल ऑफ कांटेक्ट आप समझेंगे पहले। एंगल ऑफ कांटेक्ट, फिर हम इसको बताते हैं। सॉरी, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इस एंगल ऑफ कांटेक्ट में आप देखिए ये कंटेनर है। इस कंटेनर में यदि हम ये ग्लास ट्यूब बना लिए, ये ग्लास का एक प्लेट है, एक वॉल हम सिंबॉलिकली बनाए, और इसमें वैसे लिक्विड को लेते हैं जो लिक्विड राइज करता है, तो अभी बताए कनकेव होगा से। इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये लिक्विड है। तो ध्यान देना है, इस टेंजेंट और इस वॉल का, इस ग्लास का इनर वॉल, देखिए ये इनर वॉल भी है और ये भी इनर वॉल है, लेकिन वह इनर वॉल जो लिक्विड के कांटेक्ट में है। तो जो हम P पॉइंट पर, इस कनकेव के P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और इस टेंजेंट से इनर वॉल जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट इज एन एंगल बिटवीन टेंजेंट
ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एंड इनर वॉल ऑफ ग्लास और इनर वॉल ऑफ कंटेनर इन कॉन्टेक्ट विथ लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कंटेक्ट. दिस एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री. ठीक उसी तरह से इस वही वॉल है, लिक्विड लिए, ये कन्वेक्स होगा. तो कन्वेक्स लिक्विड है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सेम डिफिनीशन होगा. फिगर आप अलग बना सकते हैं. ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, तो इस टेंजेंट से इनर वॉल के बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल इज मस्ट बी लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों डिफिनीशन एक ही हुआ, फिगर अलग है. इट इज एन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड इनर. तो ये भी इनर, ये भी इनर, इन कॉन्टेक्ट विथ लिक्विड है. तो ये एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90. ये एंगल लेस देन 90. ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा. जैसे आप प्योर वाटर के लिए लेते हैं तो 0 डिग्री होता है. मरकरी के लिए लेते हैं तो 135 या 140, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा. तो आप हमेशा इस वैल्यू को याद रखें, क्वेश्चन में भी हो सकता है दिया हुआ रहे. अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. रिलेशन है किसके बीच? रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, हाइट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जितना भी चीज़ दिया जाए हम रिलेशन बताते हैं. सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, हाइट ऑफ रेज्ड लिक्विड, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब के बीच क्या रिलेशन बनेगा? तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. T इक्वल टू आर रो जी एच बाई 2 कॉस थीटा. SBT के सिलेबस में लिखा हुआ है, केवल इस फॉर्मूला को आप पढ़िए और इस पर ये सब वैल्यू दिया हुआ है. बस वैल्यू दिया हुआ हो और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए. लेकिन हमारे हिसाब से ये कैसे फार्मूला आ गया, ये सिलेबस में दिया हुआ तो नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करते हैं. ये फार्मूला कैसे है, 2 मिनट लगेगा, आप इसको एक बार देख लेंगे. जैसे देखिए, ध्यान देना है, ये कैपिलरी ट्यूब हम बनाए हैं, थोड़ा सा वाइड बनाए हैं. ये कैपिलरी ट्यूब है और ये कैपिलरी ट्यूब हम लिक्विड में डालें. वह लिक्विड जो राइज कर रहा हो, तो ये लिक्विड राइज किया और राइज करने के बाद सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर आकर, इस लेवल पर आकर ये रुक गया. सपोज कर कीजिए कि ये ए है और ये बी है. अब एक क्वेश्चन उठेगा कि ये यहाँ आकर रुका क्यों, ये और ऊपर क्यों नहीं गया या और नीचे क्यों नहीं रह गया? तो देखिए, जब ये लिक्विड ये राइज कैसे कर रहा था, कोई ना कोई फोर्स इसको ऊपर की ओर ले जा रहा था. तो जब ऊपर ले जाने वाला फोर्स, ध्यान देना है, जब ऊपर ले जाने वाला फोर्स और उस फोर्स के कारण जो लिक्विड राइज किया उसका जो वेट होगा, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो जो फोर्स इसको ऊपर ले जा रहा था, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर उसका वेट हो गया रेज्ड लिक्विड का. तो फिर बैलेंस कंडीशन आ जाएगा और लिक्विड का राइज होना बंद हो जाएगा. देखिए, 2 लाइन खींचे हैं, ये 2 लाइन तो नहीं है, ये ट्यूब है. और ट्यूब का शेप कैसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिलिंड्रिकल शेप का है. ये सिलिंड्रिकल शेप का है, आपको सब पता है इसके बारे में. लेकिन ध्यान देना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, हम लोग 2 डायमेंशन विचार नहीं करेंगे. तो इस पॉइंट पर ये लिक्विड, इसको मेनिस्कस कहते हैं. कनकेव सरफेस है ना, इसका सबसे नीचे का जो लेवल है उसको मेनिस्कस कहते हैं. तो ये लिक्विड इस पॉइंट से, इस लेवल से और इस लेवल तक ये एच कहते हैं. ये हाइट ऑफ रेज्ड लिक्विड है. यहाँ तक तो कैपिलरी ट्यूब अंदर है ही, तो लिक्विड राइज यहाँ से करना शुरू किया. कितने हाइट तक? एच हाइट तक. और फिर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ये सरफेस टेंशन है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है. यही बात यहाँ भी होगी. और सरफेस टेंशन इज ए फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो ये फोर्स है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करते हैं और इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगेगा. ये आपको पता है, ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में इक्वल और अपोजिट होगा. इस तरह से हमारे पास ये टी आया, ये थीटा है तो ये अपोजिट एंगल थीटा होगा. इस तरह टी का 2 कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा. सेम यही बात यहाँ भी होगी
अगर हम यहाँ के लिए लेते हैं तो ये टी हुआ, ये टी है, ये थीटा और फिर इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा। इस तरह से आप देखिए इस फिगर में, एक तो ये सिंबलिकल फिगर है, लेकिन ऊपर का सरफेस कैसा होगा, इस तरह से होगा। अगर हम कहें कि इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस r है, तो बताइए कि इस सरकमफेरेंस पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। तो अगर इसका रेडियस r हम लेते हैं तो 2 पाई r सरकमफेरेंस होगा। इस 2 पाई r पर के दो पॉइंट A और B पर t साइन थीटा काम कर रहा है। तो बताइए ये दोनों फोर्स एक लाइन में है और इस तरह जितने भी फोर्स होंगे, क्योंकि कंटेनर के वॉल से ये कनेक्ट है, तो जितने भी फोर्स होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, टी साइन थीटा या जितने भी टी साइन थीटा होंगे। लेकिन टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा, जितने भी टी कॉस थीटा होंगे सब एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसको ऐसे माने कि यही 2 पाई r है, तो ये टी कॉस थीटा है, ये टी कॉस थीटा है, तो टोटल कितना हुआ 2 पाई r टी कॉस थीटा। ये सिंबॉलिकली है, दो पॉइंट पर टी कॉस तो इतने कितने पॉइंट होंगे, तो 2 पाई r सरकमफेरेंस पर। तो एक पॉइंट पर टी कॉस थीटा, तो 2 पाई r पर कितने, तो 2 पाई r टी कॉस थीटा। ये फोर्स है, इसलिए ये पूरा फोर्स हुआ। यही वो फोर्स है जो लिक्विड को राइज करता है। अब जब लिक्विड राइज किया तो बताइए कितने फोर्स से राइज किया, तो 2 पाई r टी कॉस थीटा। इसको याद रखना है। इस फोर्स के कारण लिक्विड कितना राइज किया, तो m मास का लिक्विड राइज किया। इस m मास के लिए अब हम देखेंगे कि राइज किया कितना, mg। mg इसका, अब m के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बताइए वॉल्यूम कितना लिक्विड का है, अब यही सोचना है। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो दो कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये दोनों कॉर्नर में तो कोई लिक्विड नहीं है। तो लिक्विड नहीं है इसलिए हम इस पूरे सरफेस में लेते हैं कि कितना, ये जो देख रहे हैं आप, इसके नीचे ये पार्ट ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम, पहले मास को निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो पाई r स्क्वायर इंटू h इसका वॉल्यूम हुआ, और इस पार्ट का क्या वॉल्यूम होगा, प्लस पाई r स्क्वायर इंटू पाई इसका, इस पार्ट का जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है लेकिन सिलिंड्रिकल पार्ट है ये, तो पाई r स्क्वायर, हाइट क्या है इसका r, तो पाई r स्क्वायर इंटू r। लेकिन क्या इतना लिक्विड है, नहीं, इसमें तो इतना माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कॉर्नर का रह जाएगा। तो ये जो माइनस होगा वो कितना है, तो हेमिस्फीयर है, इसलिए माइनस कर देते हैं 1/2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 2/3। ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है। देखिए पाई r स्क्वायर h इसका हुआ, ये पूरा सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर इंटू h की जगह r दिए हैं, और ये हेमिस्फीयर माइनस कर दिए, तो इस कॉर्नर में लिक्विड जो था उसको हम निकाल दिए। ये टोटल वॉल्यूम हुआ। तो मास के लिए क्या लेते हैं, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। बस एक लाइन और 1 मिनट लगेगा। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लें अगर हम, तो पाई r स्क्वायर h, ये पाई r क्यू है, तो पाई r स्क्वायर कॉमन ले लें तो h, और फिर पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए तो r माइनस, इसमें पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r/3 हो जाएगा। इस तरह से पाई r स्क्वायर h प्लस r/3 और इंटू रो इंटू जी है। बैलेंस कंडीशन कब आएगा, जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, मतलब 2 पाई r, लास्ट लाइन लिख रहे हैं, 2 पाई r टी कॉस थीटा इक्वल टू पाई r स्क्वायर h प्लस r/3 इंटू रो इंटू जी। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो t का क्या वैल्यू आएगा, r रो जी h प्लस r/3 इंटू रो जी बाई 2 कॉस थीटा।
आर रो जी तो यहाँ लिख ही चुके हैं, आर रो जी एच प्लस आर बाई 3 2 cos थीटा। अब देखिए बस एक एच बहुत ही बड़ा है किससे, आर बाई 3 से, क्योंकि आर तो डायमीटर जब माइक्रोस्कोपिक है तो रेडियस और कम, और रेडियस का 1/3 तो नेग्लिजिबल होगा एच के कंपेरेटिवली। तो अगर हम एच में आर बाई 3 को जोड़ रहे हैं तो आर बाई 3 नेग्लिजिबल है, इसलिए लास्ट फार्मूला जो आपका था सिलेबस में आर रो जी एच ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा बाई 2 cos थीटा। यही रिलेशन आप पूछे हमसे, तो केवल आप इसको याद रखेंगे, इतनी बात समझ गए तो अच्छी बात है। कैसे आया ये हम बता दिए, मतलब टी सरफेस टेंशन, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो डेंसिटी ऑफ रेज्ड लिक्विड, जी जानते ही एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ रेज्ड लिक्विड, थीटा एंगल ऑफ कंटेक्ट। यदि हम थीटा को लेस देन 90 करें तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, इससे सरफेस टेंशन बराबर पॉजिटिव रहेगा, और अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो जाए तो ये वैल्यू cos 90 से ज़्यादा जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा। इसलिए जब एंगल ऑफ कंटेक्ट थीटा 90 से कम होता है तो H पॉजिटिव होता है, मतलब लिक्विड राइज करता है, और थीटा अगर 90 से ज़्यादा होता है तो cos थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है और H का वैल्यू निगेटिव होगा, इसलिए लिक्विड अपने लेवल से नीचे जाता है। थैंक यू।